हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में। मेरा नाम देवी सिंह है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम बात करें तो अनअकैडमी की। देखिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन के ई लर्निंग के लिए उभरा है। तो आप अनअकैडमी के माध्यम से आप अपना पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म में डेली लाइव क्लासेस मोर देन 40 लाइव क्लासेस जो पैरेलल चल रहा होता है। हमारे इसी के सेशन में ही इसी प्रोग्राम में ही स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होते हैं। लाइव क्लासेस करवाई जाती हैं, सभी लाइव टेस्ट करवाए जाते हैं, क्विज़ेस लाइव टेस्ट और क्विज़ेस होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस होता है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के और अपना क्या कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। अर्थात इसको और हम सरल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आप अपनी मंजिल तक हमारे माध्यम से पहुंच सकते हैं। हम सिर्फ माध्यम बन सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं और वो हर कोई यही करता है। ठीक है। चलिए इससे के बाद जैसे कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के टॉप 100 एजुकेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस कवर किया जाता है। इसमें 15,000 से ज्यादा कोर्सेज जो कंप्लीट करवा दिए गए हैं, मतलब कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है। हमारे पास कुछ प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये है कि आप जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हर एक प्रोग्राम में आपको 10% का क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है। ये कोड यूज करने के बाद DBYT, ये कोड जरूर नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। इस कोड को नहीं भूलें और इसको यूज करें आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। DBYT अगेन बोल रहा हूँ। इस पे आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक माह का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक माह में 81 रुपए देना होगा। अगर आप 36 माह, अगर देखिए बिगिनर्स है तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई 12 से 36 माह तक का आप क्या लें, सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आइकॉनिक का भी प्लान है। आइकॉनिक में जैसे कि लाइव टेस्ट क्लासेस और ये सारी चीज अनलिमिटेड जो प्रैक्टिस और पर्सनल कोच उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। उसी तरह जैसे सारे प्रोग्राम है। ऑप्शनल का प्रोग्राम है। ऑप्शनल के लिए 1 मंथ का जो फी है वो 5,000 है। आपको क्या है, डिस्काउंट पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि फी आपको 45 रुपया देनी होगी। सेम वैसे 36 मंथ का लेते हैं, 50,000 फी है। अगर ये DBYT कोड यूज करते हैं आपको 45,000 रुपया पे करना होगा, है ना। चलिए लास्ट क्लासेस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लासेस में हमारा मुद्रास्फीति पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी कुछ जो बैचेस हैं रिसेंटली स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि चैंपियन बैच है पीटी के लिए, और कुछ बैच ऐसे हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं 14 दिसंबर को। आप देख रहे हैं ये सभी 14 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ये बाइलिंगुअल बैच है। आप देखिए ये सभी बाइलिंगुअल बैच हैं। कुछ हिंदी में बैच है और कुछ क्या है, बैच इंग्लिश में है प्रॉपरली। ठीक है ना। तो आप इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा कोड यूज करके आपको 10% का क्या है, डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। ठीक है ना। चलिए आप सभी का अगेन स्वागत है। और मुद्रास्फीति में पढ़ा रहा था। मैंने एक चीज आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आज कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मुद्रास्फीति है वस्तु और सेवाओं के मूल्य में, ध्यान रखिएगा, जो मुद्रास्फीति है वस्तु और सेवाओं के मूल्य में लगातार वृद्धि क्या है, मुद्रास्फीति कहलाती है। अब वस्तु और सेवा का मतलब क्या है, ये वस्तु हो गई और जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सेवा हो गई। अगर इनमें लगातार वृद्धि तक हो, यही मुद्रास्फीति है। तो हम मापेंगे कैसे इसको? मापने के लिए कुछ तो तरीका होना चाहिए, कुछ तो मेजरमेंट करने का क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो जी हाँ भाई, मेजरमेंट का क्या तरीका है, इसके मेजर करने का, मापने का क्या तरीका है, उस पे जरा हम आएंगे। तो देखिए सामान्यतः अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो देशों में जो भारत में तो WPI और CPI का उपयोग किया जाता है, लेकिन और जैसे कि कुछ देश PPI का भी उपयोग करते हैं। लेकिन सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों सूचकांकों का अर्थात इंडेक्सेस का, जैसे कि WPI और CPI का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो जरा आप इनको थोड़ा सा आप देखिएगा, गहराई से देखिएगा ये मुद्रास्फीति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लास्ट फेज में है मुद्रास्फीति के। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा और आप रिवीजन करके आइएगा। ठीक है। मैं किसी दिन क्या है सर्टेनली टेस्ट ले लूंगा। ओके। चलिए, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि मुद्रास्फीति की गणना क्या है, मुद्रास्फीति की गणना, मुद्रास्फीति स्फीति की गणना। भैया मुद्रास्फीति की गणना कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए, कुछ तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जी हाँ, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या, एक
जैसे कि WPI और CPI दो क्या है, दो टूल हैं, ठीक है। WPI और सीपीआई ये दोनों टूल हैं इसको महंगाई को मापने के लिए, मुद्रास्फीति को मापने के लिए। अगर हम बात करते हैं तो 2014 से पहले, ध्यान रखिएगा मैं कब की बात कर रहा हूं, 2014 से पहले हमारा जो मुद्रास्फीति को मापने का सबसे जो मुख्य क्या होता था, टूल होता था, या मुद्रास्फीति को मापने का जो सूचकांक होता था वो WPI होता था। अब 2014 से पहले, 2014 से कब बिफोर क्या होता था, WPI होता था। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि उर्जित पटेल साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बिठाई गई, और उर्जित पटेल साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बिठाई गई उसने रिकमेंड किया कि भाई अब WPI की जगह इसको क्या है, मुख्य सूचकांक CPI माना जाए। क्या है, CPI माना जाए। तो अगर WPI की जगह अब CPI माना जाएगा तो उसके पीछे कुछ तो कारण होंगे, कुछ तो कमी रही होगी WPI में, तभी तो हम CPI में क्या कर गए, क्विट कर गए। तो अब देखेंगे कि क्या कमियां थी आखिर WPI में कि हम CPI की ओर क्विट कर गए। हम WPI को डिटेल से देखेंगे और CPI को देखेंगे। तो पहले हम WPI को देख लेते हैं, ताकि हमें पहले WPI को समझ लेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि WPI में कुछ तो कमियां होंगी इस इंडेक्स में, ताकि हमें CPI में क्या करना पड़ा, क्विट करना पड़ा। तो देखिए WPI के अंतर्गत, यानी इसको हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं, इंग्लिश में होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ध्यान रखिएगा। WPI के अंतर्गत क्या होता है कि वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, WPI के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को क्या किया जाता है, बाजार के स्तर पे दर्शाया जाता है। अगेन मैं बोल रहा हूं कि WPI एक इंडेक्स है, एक सूचकांक है। जैसे भी हम किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक सूचकांक का प्रयोग करते हैं। समझ लीजिए एक साधारण भाषा में, हमें अगर गुण नापना है तो उसके लिए हमें क्या है, एक मेजरिंग मशीन चाहिए, हमें क्या है, किलोवाट खरा चाहिए। ठीक वैसे कि अगर मुद्रास्फीति मापना है तो उसके लिए दो सूचकांक है, WPI और CPI। WPI को मुख्य सूचकांक मतलब मुख्य मेजरमेंट माना जाता था, मेजरिंग टूल्स माना जाता था 2014 से पहले। तो WPI के अंतर्गत मुद्रास्फीति के लिए क्या मापा जाता रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, मुद्रास्फीति मैंने बताया था कि भाई वस्तु और सेवाओं के, ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति वस्तु और सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो WPI के अंतर्गत कुछ ऐसे ही तो मापा जाएगा कि वस्तु और क्या है, सेवाओं के मूल्य में। तो WPI में सेवा नहीं शामिल होगी, यानी कि ये कह सकते हो कि जो WPI के अंतर्गत जो बाजार में वस्तुएं हैं, तो वह होलसेल के स्तर पे, ध्यान रखिएगा, होलसेल के स्तर पर वस्तुओं का क्या किया जाना, बढ़े हुए मूल्य को दर्शाना, या उनके परिवर्तन पे क्या है, थोक बाजार के स्तर पे जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाना। ठीक है, अब इसको और साधारण भाषा में सुनिएगा। मैंने कहा कि भाई WPI के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो WPI के अंतर्गत जो वस्तुएं होती हैं, तो वस्तुओं पे होने वाले परिवर्तन को क्या है, वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को क्या करना, दर्शाना, थोक बाजार के स्तर पे दर्शाना। ये जो आंकड़े हैं, कोई तो आंकड़े क्या करता होगा, प्रदर्शित करता होगा। तो ये आंकड़ों को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ध्यान रखिएगा, वाणिज्य मंत्रालय क्या करती है, प्रकाशित करती है। इन आंकड़ों को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य मंत्रालय क्या करती है, प्रकाशित करती है। वाणिज्य वाणिज्य मंत्रालय प्रकाशित करती है। कौन करती है, वाणिज्य मंत्रालय प्रकाशित करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या करती है, प्रकाशित करती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसके आंकड़े को प्रदर्शित करती है। तो पहले जो आंकड़े होते थे वो साप्ताहिक प्रदर्शित किए जाते थे। क्या है, पहले आंकड़े साप्ताहिक प्रदर्शित किए जाते थे, लेकिन अब इसके आंकड़े मासिक क्या किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं, मासिक प्रदर्शित किए जाते हैं। थोक बाजार के स्तर पे, जो होलसेल के स्तर पे, यानी जो थोक बाजार है, वस्तुओं को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। और जब थोक बाजार में वस्तुओं को खरीद लिया जाएगा और पिछले वर्ष की तुलना में कंपेयर करते हुए उनमें जो परिवर्तन देखा जाएगा उसी को क्या है, दर्शाया जाएगा। लेकिन आप ही बताओ कि भाई थोक बाजार में अगर पूरे भारत में मान लो कि हम 10 शहर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये इलाहाबाद है,
दूसरा क्या है, बनारस है, तीसरा आप ले लो कि मथुरा है, चौथा नोएडा है और दिल्ली है। तो आप दिल्ली है, तो थोक बाजार पे अगर आपको 100 क्विंटल चीनी चाहिए तो 100 क्विंटल चीनी का मूल्य अगर 10 रुपया है तो यहाँ हो सकता है 99 हो, यहाँ 100 रुपया हो, यहाँ 101 हो, यहाँ 100 हो और यहाँ 101 हो। तो इसके जो आंकड़े हैं, इसके आंकड़ों को यानी थोक में अगर आंकड़े आपको निकालना है तो आसानी रहेगी और इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। तो थोक बाजार में आप ये कह सकते हो कि जो आंकड़े एकत्रित करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। साथ ही साथ थोक बाजार के स्तर पर मूल्यों की भी गणना करना, मूल्यों के संदर्भ में पूरे देश में क्या करना, एक समानता देखी जाती है, एक सिमिलरिटीज देखी जाती है, बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं देखी जाती है। तो इनके डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत इसकी गणना के लिए एक बास्केट तैयार करी गई, डब्ल्यूपीआई की गणना के लिए एक बास्केट तैयार की गई। तो जो बास्केट तैयार की जाती है, एक मिनट रुकेगा। ओके। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि जो देखिए, जो डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत एक बास्केट का प्रयोग किया जाता है, इसमें से वस्तुओं को रखा जाता है, इसमें सेवाएं नहीं शामिल होती हैं। अब आप इसमें सोचने वाले हैं कि भाई मुद्रास्फीति में वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ रहा था, लेकिन डब्ल्यूपीआई में सेवाएं नहीं शामिल करी जाएंगी, मतलब वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को ही मात्र यहाँ दर्शाया जाएगा, यहाँ सेवाएं क्या है, शामिल नहीं करी जाएंगी। तो पहली बात तो यही निकल के आती है कि अगर ऐसी स्थिति पनपती है या ऐसा है तो हम मुद्रास्फीति को सही ढंग से मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है या है ही, हमने इसी वजह से क्या है, सीपीआई में 2014 के बाद उदित पटेल साहब ने क्या किया, रिकमेंड किया और हम वहां सीपीआई को मुख्य आधार बनाने लगे मुद्रास्फीति को मापने के लिए। तो इस ये जो पूरी बास्केट तैयार करी जाती है, इसमें से वस्तुएं रखी जाती है, ध्यान रखिएगा, इसको बास्केट तैयार की जाती है और वस्तुएं रखी जाती हैं। तो इस बास्केट में लगातार परिवर्तन भी किया जाता है। तो इस बास्केट में आप देखोगे कि 5 वर्षों के बाद, मतलब आप 5 वर्षों के बाद परिवर्तन कर सकते हो और साथ ही साथ 10 वर्षों के भीतर आपको क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। तो 2017 में इस बास्केट को परिवर्तित करने की बात करी गई, मतलब इसमें से कुछ चीजें जोड़ी गई। तो इसमें से 2014 की अगर हम बात कर, सॉरी 2017 में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, तो इसमें टोटल इसके 3 सेक्टर बांटे गए और इन 3 सेक्टर में 697 वस्तुएं रखी गई। मात्र डब्ल्यूपीआई में वस्तुएं ही शामिल होती हैं और वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को ही डब्ल्यूपीआई का जो आंकड़ा है वो दर्शाता है। इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, सेवाएं नहीं रखी जाती हैं। तो जो सेवा है, ध्यान रखिएगा, वो इसमें नहीं बल्कि सीपीआई में शामिल होगी। और मैंने बताया कि 2014 के बाद सीपीआई में हम क्विट कर गए। तो इसको ये भी मैंने बताया, डब्ल्यूपीआई को क्या है, सफल किया जाता है, डब्ल्यूपीआई को संशोधित किया जाता है। आज भी इसके आंकड़े हर एक माह जारी किए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जारी करती है। 5 सालों के बाद और 10 सालों के अंदर इसके आंकड़ों को क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है। तो 2017 में यानी 2017 में इसके आंकड़े यानी वस्तुओं में कुछ क्या है, 199 वस्तुएं करीब जोड़ी गई और 136 वस्तुएं हटाई गई। अब जोड़ी और हटाने का मतलब क्या है कि वे वस्तुएं जो रिलीवेंट हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा, वे वस्तुएं जो समय के अनुसार रिलीवेंट हो जाती हैं, प्रासंगिक हो जाती हैं, वांछित हो जाती हैं, वैसी वस्तुओं को इस बास्केट में जोड़ दिया जाता है। वैसी वस्तुओं को इस बास्केट में जोड़ दिया जाता है जब बास्केट को संशोधित किया जाता है। और वह वस्तुएं जिनका क्या है, महत्व कम हो जाता है, वह प्रासंगिक नहीं रह जाती हैं, वांछित नहीं रह जाती हैं, उन वस्तुओं को एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद जब संशोधन किया जाता है, उन्हें घटा दिया जाता है या बास्केट से हटा दिया जाता है। तो 2017 में करीब 400
450 के आसपास वस्तुएं होती थी। इसमें से कुछ वस्तुएं जोड़ी गई, जाके 697 टोटल वस्तुएं हुई। कितनी? 697 वस्तुएं हुई और इसमें से कुछ वस्तुएं घटा दी गई। मैंने बताया, एक उदाहरण से समझिएगा कि जैसे आज हम कोई चीज मान लो यूज करते हैं, जैसे कि आप देखते रहे होंगे, जो हम एक टेलीविजन यूज करते थे पहले, आज तो सब लोग एलईडी यूज करते हैं, स्मार्ट टेलीविजन यूज कर रहा है। पहले क्या एक मतलब एक बड़ा टाइप बीसीआर टाइप होता था, बड़ा खोखा टाइप होता था, तो वो अब उसको यूज नहीं किया जाता। मान लो कि अब उसका चलन में है ही नहीं है, उसका बहुत यूज नहीं है। तो अगर डब्ल्यूपीआई में वो शामिल है तो उसको डब्ल्यूपीआई से हटा करके और एलईडी को शामिल कर दिया जाएगा, मोबाइल फोन को शामिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ वैसी वस्तुएं शामिल कर दी जाएंगी जो रिलेवेंट होंगी और इरिलेवेंट वस्तुओं को इससे इसकी बास्केट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसमें 697 क्या है, डब्ल्यूपीआई में वस्तुएं रखी गई। कितनी? 697 वस्तुएं रखी गई। इन वस्तुओं को 3 भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। जो 3 भागों में इन वस्तुओं को बांट दिया गया, पहला है प्राथमिक वस्तुएं, यानी क्या है, प्राइमरी गुड्स। दूसरा है विनिर्मित वस्तुएं, तीसरा ईंधन, ऊर्जा और इत्यादि। तो पहले में रखा गया प्राथमिक यानी प्राइमरी गुड्स, प्राथमिक वस्तुएं, ठीक है, प्राथमिक वस्तुएं। दूसरे में रखा गया विनिर्मित यानी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कि विनिर्मित का मतलब क्या है। इसमें विनिर्मित वस्तुएं रखी गई। तीसरे में क्या रखा गया, इसमें ईंधन, ऊर्जा, फ्यूल वगैरह रखा गया। इसमें ईंधन, ऊर्जा ऊर्जा और फ्यूल वगैरह क्या है, रखा गया। तो आप ये पूरी बास्केट है जो कि 697 वस्तुएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहले में जो प्राइमरी गुड्स है, इसमें 117 वस्तुएं रखी गई। कितना? 117 वस्तुएं रखी गई। वही दूसरी, इसमें जो प्राइमरी गुड्स में क्या क्या शामिल होता था भाई, इसमें अनाज, ध्यान रखिएगा, इसमें अनाज, खाद्यान्न की चीजें, फल और सब्जी, ऐसी चीजें इसमें से क्या होती थी, शामिल होती थी। कपास हो गया, जूट हो गया, ये सब इसमें प्राइमरी गुड्स में शामिल होता था। वहीं विनिर्मित वस्तुओं की बात करें तो विनिर्मित वस्तुएं जो कंपनी में बनती है, उन्हें मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। उनको जैसे कि क्या हो गया, कोई धातु रसायन हो गया, टीवी फ्रिज हो गया, क्या हो गया, ये विनिर्मित वस्तुएं हैं, विनिर्मित वस्तुएं हैं, विनिर्मित वस्तुएं। तो इस टोकरी, इस टेबल के कितने 3 भाग किए गए थे, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि भाई ये जो टेबल है इसके 3 भाग किए गए थे। इस टेबल में प्राथमिक वस्तुएं रखी गई थी, विनिर्मित वस्तुएं रखी गई थी और क्या है, ईंधन और यानी फ्यूल और एनर्जी रखी गई थी। तो फ्यूल और एनर्जी और ये सब, ये सारी चीजें इसमें क्या है, रखी गई थी। तो जो पहली वस्तुएं विनिर्मित वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुओं के अंतर्गत मात्र इसमें से 117 यानी 117 वस्तुएं ही रखी गई हैं। ठीक है, कितना? 117 वस्तुएं ही रखी गई हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं दूसरे की, यानी जो विनिर्मित वस्तुएं हैं, तो विनिर्मित वस्तुओं के अंतर्गत 564 वस्तुएं रखी गई। 564, ध्यान रखिएगा, कितनी? 564 वस्तुओं को रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कह सकते हो कि इसमें फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इसमें ऐसी चीजें रखी गई, ठीक है। वही जो ईंधन और फ्यूल है, एनर्जी है, इसमें से 17 चीजों को रखा गया, करीब इसमें से 17 वस्तुओं को रखा गया। तो इसका डिवीजन कुछ इस प्रकार से, जो होलसेल प्राइस है, कुछ इस प्रकार से किया गया। 16 या 17 वस्तुएं आती हैं, इसमें से जैसे मान लो कि इसमें एलपीजी हो गया, क्या हो गया, एलपीजी हो गया, कोयला हो गया, ऐसी सारी चीजें इसमें मतलब इसी जो बास्केट के इसी थर्ड उसमें रखा गया, यानी जो एक 3 पार्ट में बांट दिया गया, तो जो थर्ड पार्ट है, ठीक है। आप देखोगे कि जो डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत जो 697 वस्तुएं हैं, इनमें जो परिवर्तन, ध्यान से सुनिएगा, अब इनमें जो होने वाला परिवर्तन होगा, ठीक है, तो इन्हीं को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। तो पिछली बार की तुलना में अगर मूल्यों में परिवर्तन दिखाई देता है या मूल्यों में वृद्धि दिखाई देती है, इसी को मुद्रास्फीति कहेंगे, इसी को मुद्रास्फीति कहेंगे। लेकिन मुद्रास्फीति को सही ढंग से नहीं माप पाएंगे, मुद्रास्फीति का मेजरमेंट यही है ना। तो मुद्रास्फीति में वस्तुएं तो शामिल हुई नहीं, लेकिन मुद्रास्फीति में वस्तुएं भी शामिल होती हैं, क्योंकि वो भी हमारे उपभोग का हिस्सा होती हैं।
साथ ही साथ आप देखोगे कि अगर इन्हीं वस्तुओं का रेट नीचे आता है, अगर इन्हीं वस्तुओं का रेट पिछली बार की तुलना में क्या होता है, नीचे आता है, तो इसको मुद्रा संकुचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मुद्रा संकुचन कहा जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन समझे आप कि इसमें से मैंने जैसे आपको बताया कि भाई ये जो एक बकेट बकेट तैयार किया जाएगा, इस बकेट में फला फला चीज रखी जाएगी, इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे कि महंगाई को मेजरमेंट करेंगे। एक रफ डायग्राम में और एक बेहतर और साफ ढंग से बनाता हूँ और दोबारा से सुनिएगा ये है क्या, ठीक है ना। देखिए मैंने कहा कि भाई ये जो WPI है, WPI को मेजर करने के लिए एक बास्केट तैयार करी जाती है। ठीक है, इस बास्केट में क्या किया जाता है कि एक टाइम टू टाइम इसको क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है। ठीक है, इसको टाइम टू टाइम संशोधित किया जाता है। तो ठीक जैसे कि आप 5 साल के बाद और 10 साल के पहले संशोधित कर सकते हैं, WPI एक मुद्रास्फीति को मापने का सूचकांक होता है। 2014 से पहले यह मुख्य सूचकांक माना जाता था, लेकिन उर्जित पटेल साहब ने इसको क्या किया कि मुख्य सूचकांक न मान करके उन्होंने एक कमिटी बिठाई और एक क्या किया, कमिटी का फाइनल डिसीजन ये आया कि भाई अब ये मुख्य सूचकांक ना होकर के ये सेकेंडरी सूचकांक होगा, मुख्य सूचकांक हमारा CPI होगा। पहले इसके आंकड़े साप्ताहिक जारी होते थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जारी करता है। ठीक है, आज भी इसके आंकड़े जारी होते हैं, जो कि मंथली जारी होते हैं। क्या है? मंथली जारी होते हैं। तो इसका सबसे जो लास्ट टाइम सबसे नया जो सफल है, सबसे पहले जो संशोधित किया गया था इसके टेबल को, तो कितना इसमें से करीब 697 वस्तुएं रखी गई थी। कितनी? 697 वस्तुएं 2017 में, 2017 में 697 वस्तुएं इसमें से रखी गई थी। 697 मैंने बता सॉरी ये 697 है। मैंने आपको कुछ बताया कि इसमें से करीब 199 वस्तुएं जोड़ी गई और 146 वस्तुएं हटाई गई। ठीक है, ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बस इसे समझने की कोशिश करिएगा। इस बकेट को यानी बास्केट को 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में। तो जो पहला है, जैसे कि हम कह सकते हैं प्राइमरी गुड्स। पहला क्या है? प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी प्राइमरी गुड्स। तो प्राइमरी गुड्स में मैंने बताया कि वैसी चीजें आती हैं जैसे कि खाद्यान्न पदार्थ आते हैं। इसमें 117 वस्तुओं को रखा गया। कितना? 117 वस्तुओं को रखा गया। दूसरा मैन्युफैक्चर गुड्स होता है, मैन्युफैक्चर गुड्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड्स। इसमें करीब 564 वस्तुएं रखी गई और इसमें से फ्यूल एनर्जी फ्यूल एनर्जी ये ऐसी चीजें आती हैं जैसे कोल लुब्रिकेंट, ऐसी चीजें इसमें से मात्र 16 वस्तुएं रखी गई। तो भाई अब इसमें लॉजिक समझिएगा कि प्राइमरी गुड्स हमारे उपभोग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। प्राइमरी गुड्स हमारे उपभोग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर्स आप देखोगे तो इसका हम एक बार खरीद लेते हैं, ये हमारे उपभोग का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं होता। हम इसको इतना कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन इस बकेट में सबसे ज्यादा जो भार किसका है? मैन्युफैक्चर गुड्स का है। तो ऑब्वियस है पहले इसमें सेवाएं नहीं शामिल है और दूसरी बात सबसे ज्यादा भार मैन्युफैक्चर गुड्स का दे दिया। कैसे? क्योंकि देखो जो मोबाइल है तो हम तो डेली तो नहीं खरीदते हैं ना, लेकिन जो खाद्यान्न है भाई हम डेली खाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा भार है, अगर महंगाई को हकीकत में मेजर करना है, जो हमारे दैनिक जीवन का सबसे ज्यादा उपभोग का हिस्सा होना चाहिए उसको शामिल होना चाहिए, उसका भार ज्यादा होना चाहिए, तभी हम क्या है महंगाई को माप पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सभी कारण हुए कि क्या है कि हमें हमारी मजबूरी हुई तो हमें WPI से CPI में क्विट करना पड़ा। ठीक है, WPI से हमें CPI में क्विट करना पड़ा। अब देखोगे कि इसी के अंतर्गत मैंने बताया कि अगर इन सभी वस्तुओं के मूल्यों में, जो सभी वस्तुओं के मूल्यों में अगर पिछली बार की तुलना में बढ़ोतरी देखी जाती है तो मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर वो क्या होती है? कमी देखी जाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर कमी देखी जाती है मूल्यों में तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन कहते हैं। मुद्रा स्फीति भी लिख देते हैं ना, मुद्रा संकुचन कहते हैं, यानी मुद्रा संकुचन कहते हैं। ठीक है, अब देखो कि WPI बास्केट के अंतर्गत
जो मूल्य ऊपर जाता रहता है, क्योंकि ऑब्वियस है चीजें रखी गई हैं, वस्तुओं को रिसफल किया गया है, दोबारा से क्या है संशोधित किया गया है, ठीक है। तो इसमें जब संशोधन के दौरान वस्तुओं का जो मूल्य है अगर वो ऊपर जाता है और या फिर नीचे आता है, तो ऊपर नीचे जाने की प्रक्रिया यानी खींचतान की प्रक्रिया है। कभी जब वस्तुओं का मूल्य ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस है कि क्या है मार्केट में ज्यादा मांग होगी और मुद्रास्फीति होगी, लेकिन वही नीचे भी आएगा। तो इस ऊपर नीचे जाने की प्रक्रिया को हम एक टर्म्स यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी, इसी को स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। क्या? स्पेशल स्पेलिंग लिख लीजिएगा, SKEW, स्क्यूफ्लेशन कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है। इसे स्क्यूफ्लेशन कहते हैं, स्क्यूफ्लेशन कि मूल्यों के ऊपर नीचे जाने का ये जो उतार चढ़ाव की जो खींचतान की प्रक्रिया है, ठीक है, जो खींचतान की प्रक्रिया है, कभी इसकी वस्तुओं का मूल्य ऊपर जाएगा और हो सकता है तो सूचकांक को क्या करेगा, ये ऊपर ले जाएगा, लेकिन अगर इनका मूल्य नीचे आएगा तो सूचकांक को नीचे ले जाएगा। तो ये जो खींचतान होगी सूचकांक में, जो इंडेक्स में खींचतान चलेगी, ऊपर नीचे उतार होगा, इसी को क्या कहेंगे? स्क्यूफ्लेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्यूफ्लेशन कहेंगे। ठीक है, यहां तक आपने समझा WPI को। देखिए इसका जो आधार वर्ष है वो 2011-12, इसका जो आधार वर्ष है 11-12 है। अब इसका मेजरमेंट कैसे करते होंगे? आधार वर्ष 11-12 है, मतलब इसका बेस जो ईयर है 2000 क्या है 11-12 है। अगर आप इसकी बात करें, इसके मेजरमेंट की बात करें, तो इसको अगर मेजर करना है, मान लीजिए कि हमें जैसे कि क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, तो 2020 दिसंबर 20 की हमें क्या करना है, हमें महंगाई निकालना है। तो हमें कंपेयर किससे करना पड़ेगा? 2019 दिसंबर से क्या है, उसी पिछले वर्ष के उसी महीने से कंपेयर करके हम क्या करेंगे, महंगाई निकाल पाएंगे। ये पूरा, और ये जिस फॉर्मूले पे महंगाई निकाला जाता है उसी को लेजस फेयर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजस फेयर फॉर्मूला। तो हम ये कह सकते हैं कि WPI को मेजर करते वक्त लेजस फेयर फॉर्मूले का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेजस फेयर फॉर्मूला अपनी पहली या सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि भाई लेजस फेयर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मतलब देखिए कि लेजस फेयर फॉर्मूला का कि सारी चीजें मार्केट पे छोड़ देना है, किसमें? डिमांड और सप्लाई पे छोड़ देना है, किसी भी प्रकार से कोई सरकार का इसमें से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब फ्री होल्ड कर देना है। ओके, तो हमने यहां तक समझा। देखिए WPI के अंतर्गत काफी समस्याएं भी हैं। हम क्यों माइग्रेट किए होंगे CPI में, उन समस्याओं को जरा आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका मुख्य सूचकांक न बनाने का, जो मुख्य सूचकांक से क्विट करने का जो सबसे कुछ बड़ी समस्याएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहली समस्या तो यही हो जाती है कि भाई WPI की बास्केट में सेवाएं शामिल नहीं है, और सेवा तो मैंने बताया कि हमारे दैनिक जीवन के उपयोग का हिस्सा है। भाई आप कोचिंग ले रहे हो तो ये क्या है, सेवा है। आप रिचार्ज करवा रहे हो, सेवा है। ठीक है, आपने किसी से कुछ भी ऐसा जैसे कि ऑनलाइन परचेज किया, ऑनलाइन, वो क्या है, कोई कंपनी आपको जो प्रोवाइड करवा रही है, एक माध्यम है, वो सेवा है। तो आजकल सेवाओं का बड़ा एक रोल हो गया है हमारे जीवन में। तो WPI में अगर हम इस हकीकत में अपने देश में महंगाई का क्या करना है, इसमें महंगाई को मेजर करना है, मापना है, तो आप ही बताओ उसकी सभी उसमें से क्या है, वस्तु और सेवा को शामिल करना चाहिए। लेकिन वस्तु और सेवा इसमें से वस्तु शामिल होती है, सेवा को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो WPI है, इसमें मूल्यों में जो होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पे मापा जाता है, और इसमें से जो उपभोग होता है वो क्या होता है, उपभोक्ता खुदरा स्तर पे मेजर करता है। दूसरा इसका ये प्रॉब्लम हो जाता है, मैंने पहला प्रॉब्लम बताया ही कि भाई इसमें सेवाएं शामिल नहीं है, जो कि हमारे जीवन का डेली जीवन का हिस्सा है। इस वजह से इसको सही हम मेजरमेंट नहीं मान सकते हैं, महंगाई को इससे सही ढंग से नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, एक चीज मैंने आपको ये भी बताई कि इसकी, जैसे कि इसके जो आंकड़े हैं कहां से कलेक्ट किए जाएंगे, होलसेल मार्केट से कलेक्ट किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो इसके आंकड़े, इस इंडेक्स के आंकड़े कलेक्ट किए जाएंगे वो होलसेल मार्केट से कलेक्ट किए जाएंगे। अब आप ही बताओ कि अगर होलसेल हमारा उपभोग तो क्या होता है,
खुदरा स्तर पे होता है, रिटेलिंग पे होता है, रिटेल स्तर पे होता है, ठीक है? तो हम होलसेल स्तर पे कैसे महँगाई को मेज़र कर सकते हैं? मान लो कि आप जैसे कि कई बार आप देखते होंगे कि जैसे कि होलसेल स्तर पे जो वस्तुएँ होती हैं, उनका मूल्य में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो खुदरा स्तर पे वस्तुएँ होती हैं, इनका काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि एक उदाहरण से मैं समझाऊँ कि नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करोगे तो नॉर्थ ईस्ट में एक जो कॉपी है वो ₹5 में फोटोस्टेट होता है। ₹5 में हार्ड कॉपी निकाली जाती है। लेकिन आप कहीं भी मिडिल इंडिया पे तो ₹1 मैक्स ₹2 ऐसा चलता है। तो आप ये बताओ कि खुदरा स्तर पे कितना बड़ा परिवर्तन है। वहीं आप देखते हो कि जैसे प्याज को लेके तो महाराष्ट्र में जो प्याज का जो रेट है क्योंकि नासिक वाली पॉपुलर भी है और वहाँ थोड़ा होता भी है, तो वहाँ 35-40 का होता है 35-40 का होता है और वहीं यूपी में जाके रेट उसका 70 हो जाता है। तो भाई खुदरा स्तर पे अगर हमें महँगाई को क्या कर तो हमें महँगाई को मापना है, तो देखो कि होलसेल स्तर पे तो हम नहीं माप सकते हैं क्योंकि लोगों का उपभोग तो खुदरा स्तर पे है ना, होलसेल स्तर पे थोड़ी ना है लोगों का उपभोग। सॉरी अगर होलसेल स्तर पे होता तो बेहतर मेजरमेंट होता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डब्ल्यूपीआई है एक बेहतर मेजरमेंट नहीं है मापने का, इस वजह से जरूरत पड़ी और उर्जित पटेल साहब ने क्या किया कि क्विट कर गए ओके डब्ल्यूपीआई में। उसके एक और 1-2-4 कारण सुन लीजिए। देखिए सबसे दूसरा जो बड़ा कारण है अर्थात तीसरा सबसे बड़ा कारण है, मैंने बताया कि जो इसकी जो बास्केट को डिवाइड किया गया है वो 3 भागों में प्राइमरी गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड्स और फ्यूल एंड एनर्जी। तो डब्ल्यूपीआई में जो सर्वाधिक भार मैन्युफैक्चर गुड्स को दिया गया है। मैन्युफैक्चर गुड्स हमारे जीवन देखिए जीवन का हिस्सा है लेकिन ये डेली हम इसको क्या है खरीदते नहीं है, डेली नहीं इसको हम कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मोबाइल की ही मैं बात करता हूँ, जिसकी मोबाइल की ही बात करता हूँ। तो आप ये बताओ कि मोबाइल तो हम डेली नहीं खरीदते हैं ना भाई, एक बार हमने खरीद लिया कम से कम साल भर चलाएँगे, 6 माह चलाएँगे, लेकिन हम खाना तो डेली खाएँगे ना। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो भार होना चाहिए वो प्राइमरी गुड्स का होना चाहिए, ना कि मैन्युफैक्चर गुड्स का होना चाहिए। तो एक तो ये भी समस्या आ गई कि जब आंकड़े इसमें इतने डाइवर्सिफाई होंगे, आंकड़े इतने कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो महँगाई को सही ढंग से दर्शा पाना मुश्किल होगा और अगर मुद्रास्फीति सही ढंग से नहीं पता चलेगी, तो हमारी जो आर्थिक समृद्धि का भी हम आकलन लगा पाना मुश्किल होगा। तो इन सारी चीज़ों के चलते क्या हुआ कि हमें ज़रूरत पड़ी उर्जित पटेल साहब ने इन सारी चीज़ों को समझा और 2014 में उर्जित साहब ने क्या किया कि भई कि चलो एक काम कर लो कि अब हम डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई पे चलेंगे। लेकिन उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी। उन्होंने रिकमेंडेशंस दी कि जो उर्जित पटेल समिति का जो सुझाव आया, उन्होंने कहा कि 2014 की जो स्टार्टिंग होगी, तो स्टार्टिंग के 12 महीने में ध्यान रखिएगा, लिख देता हूँ। उन्होंने 2000 क्या है 2014 में रिकमेंडेशन दिया। तो वो बोलते हैं कि जो सीपीआई में अब हम क्विट कर चुके हैं। तो जब महँगाई का जो रेट होगा, जिस रेट पे महँगाई होगी, तो सीपीआई को स्टार्टिंग के 12 महीनों में जो कि करीब 10% के आस-पास थी। तो बोलते हैं कि 10% के आस-पास थी, तो हम स्टार्टिंग के 12 महीनों में 12 मंथ में क्या करेंगे, इसको 2% कम करके 2% डाउन करके 8% लाएँगे। अगले 12 माह में इसको डाउन करके 6% लाएँगे। कितने? अगले 12 माह में 2% डाउन करके 6% लाएँगे। अगले 12 माह में इसको डाउन करके 4% लाएँगे। फिर 4% पे एक परिसीमन पे 2 यानी 2 प्लस माइनस के परिसीमन पे छोड़ देंगे कि महँगाई मैक्स क्या हो 6% से ऊपर ना जाए और क्या है 2% से नीचे ना जाए। ठीक है? तो हम इसको एक परिसीमन पे क्या कर देंगे लेके छोड़ देंगे। ये उन्होंने क्या दिया सुझाव दिया, लेकिन ये ऐसा हो पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो जो खुद ध्यान रखिएगा ये सीपीआई की मैं बात कर रहा हूँ, सीपीआई के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, खुदरा मुद्रास्फीति के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है ना? देखिए एक नोट डाल के कहीं लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ, हालाँकि बता ही चुका हूँ कि जो डब्ल्यूपीआई है ना, तो डब्ल्यूपीआई में सेवाएँ नहीं शामिल होंगी, ठीक है? वो सेवाएँ शामिल नहीं होंगी, मात्र वस्तुएँ शामिल होती हैं और इसमें अप्रत्यक्ष कर का जो इनडायरेक्ट कर का इनडायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा होता है, उसको भी सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, उसको भी वस्तुओं में शामिल नहीं किया जाता और देखिए ये दूसरी समस्या आ गई, हमारा जब हम उपभोग करते हैं भई वस्तुओं का तो आपको तो पता ही है कि अगर हम मोबाइल खरीदते हैं तो भाई तो टैक्स तो हमें क्या है पहले से इसमें जीएसटी लगा हुआ होता है ना?
वस्तुओं में अब तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, जीएसटी आ गया है, तो पहले से वस्तुओं में भी टैक्स लगा है। तो एक तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से जो आंकड़े को गलत प्रदर्शित कर देगा। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तभी हमें सीपीआई में हम क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। अब सीपीआई में मूव करने के क्या फायदे होंगे, सीपीआई कैसे काम करेगी, सीपीआई है क्या, इसे देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक रेडी है, कोई डाउट नहीं होगा उम्मीद करता हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लोगे। चलो सीपीआई देख लो आप। सीपीआई इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या खुदरा मूल्य सूचकांक। कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, थोक नहीं, खुदरा खुदरा मूल्य सूचकांक, खुदरा मूल्य सूचकांक है ना, इरेजर होना चाहिए, है ना, तो बड़ा अच्छा काम मिल जाएगा, ये सारा सब कुछ तो है ही। ये पेन ले लेते हैं। ठीक। तो ये खुदरा यानी मूल्य सूचकांक है ना। देखिए ये है क्या, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यानी जो सीपीआई के अंतर्गत मुद्रास्फीति की जो गणना की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसमें वस्तु और सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को खुदरा बाजार के स्तर पे मेजर किया जाता है। इसके अंतर्गत इसकी जो गणना की प्रक्रिया है, इसके जो गणना की प्रक्रिया है, गणना की क्या है, प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका प्रोसेस क्या है, खुदरा बाजार के स्तर पे, खुदरा बाजार के स्तर पे, बाजार के स्तर पे वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाएगा। वस्तु और सेवा के मूल्य में, सेवा के मूल्य में परिवर्तन को, मूल्य में परिवर्तन परिवर्तन को सीपीआई कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए मैंने बताया कि इसमें वस्तु और जो सेवा है, तो वस्तु और सेवा इसमें सेवाएं शामिल कर ली गई हैं, तो खुदरा मूल्य के स्तर पे हम उपभोग खुदरा मूल्य के स्तर पे करते हैं ना। हम तो मार्केट जाते हैं, बोलते हैं भाई 2 किलो चीनी दे दो, 5 किलो हमें आलू दे दो, 10 किलो धनिया दे दो, है ना, समथिंग ऐसा बोलते हैं। तो खुदरा स्तर पे अब यहाँ सही महंगाई का आकलन किया जाएगा, डब्ल्यूपीआई में सही महंगाई का आकलन नहीं किया जा रहा था। ठीक है, और इसी वजह से आप देखोगे दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ क्या, सॉरी प्रॉब्लम क्या है कि आप यहाँ डब्ल्यूपीआई में जो कि समानताएं हर जगह देखी जाती थी, लेकिन यहाँ जो आंकड़े इकट्ठा करना मुश्किल होगा। ठीक है, यहाँ इसके प्राइस में, मूल्य में असमानताएं देखी जाएंगी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाएगी, बहुत असमानताएं, मूल्यों में परिवर्तन देखा जाएगा, मूल्यों में परिवर्तन देखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मान लो कि खुदरा स्तर पे है, कई बार क्या होता है लोकल की चीजें आ जाती हैं, वस्तुएं आ जाती हैं, तो चीजें सस्ती हो जाती हैं, और वहीं अगर उसकी चीजें जो बाहर की चीजें हैं, तो अगर वो नहीं आ पाती हैं तो भी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो खुदरा स्तर पे बहुत बड़ी डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, बहुत बड़ी असमानता देखने को मिलती है। तो इसके जो आंकड़े हैं वो खुदरा स्तर पे क्या है, इकट्ठा किए जाते हैं, हालांकि इकट्ठा करना इनको काफी मुश्किल हो जाता है। 2014 के पहले ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, क्योंकि ये मुख्य आधार तो था नहीं। तो प्रारंभ में जब सीपीआई के 4 सूचकांक प्रकाशित किए जाते थे, तो 4 सूचकांक क्या क्या है, 2014 से पहले सीपीआई में 4 सूचकांक थे। देखिएगा सीपीआई भी एक अपना अकेला एक सूचकांक है, इसके अंदर 4 सूचकांक जारी होते थे 2014 से पहले। तो इसमें कुछ बदलाव हुआ, हम दोनों को देख लेंगे कि जो इसमें बदलाव क्या हुआ, और 2014 से पहले जो इसमें से आंकड़े जारी किए जाते थे, जो सूचकांक जारी किए जाते थे, वो कहां-कहां से डेटा इकट्ठा होता था और क्या-क्या होते थे। तो देखो कि सीपीआई के अंतर्गत 2014 से पहले जो आंकड़े निर्धारित किए जाते थे, वो क्या है, 4 सूचकांक प्रकाशित होते थे। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर,
सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। दूसरा जो आंकड़ा सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है। तीसरा जो आंकड़ा था सीपीआई फॉर रूरल, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, रूरल लेबरर्स। चौथा जो आंकड़ा था सीपीआई फॉर, ध्यान रखिएगा, सीपीआई फॉर अर्बन, अर्बन नॉन मैनुअल, नॉन मैनुअल, नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज। ये जो तीनों ऊपर के आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को कौन जारी करता था? लेबर ब्यूरो। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं, है ना। जो ऊपर के 3 आंकड़े जो प्रकाशित होते थे, इनको लेबर ब्यूरो जारी करता था। लेबर ब्यूरो, लेबर ब्यूरो जारी करता था। लेकिन जो सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज है, इसको सीएसओ जारी करता था। क्या है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, ये सांख्यिकी मंत्रालय, जो सीएसओ क्या है? सीएसओ जारी करता था। तो मैंने बताया जो सीपीआई के अंतर्गत 4 आंकड़े 2014 से पहले प्रकाशित किए जाते थे। पहले 3 आंकड़े सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर और सीपीआई फॉर रूरल लेबरर, इनको लेबर ब्यूरो जारी करता था, जो कि ये श्रम मंत्रालय के अंतर्गत का है, कार्य करता है। वहीं जो चौथा आंकड़ा है सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, ये सीएसओ जारी करता था, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। ये मोस्पी के अंतर्गत यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य करता है। तो आपको ये आइडिया ध्यान रखिएगा, ये पीटी में यूपीएससी पूछ सकती है कि ये आंकड़े कौन कौन जारी करता है, इसके आधार क्या है, अब पहले कौन जारी करता था, अब कौन जारी होते हैं। तो आप देखोगे कि जो पहला आंकड़ा, अगर हम पहले जो सूचकांक है, जो 3 सूचकांक है, तो इन तीनों सूचकांकों को क्या है कि अब इनकी जगह दूसरे सूचकांक जारी किए जाते हैं। जैसे पहला सूचकांक जो सीपीआई का क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, तो इसको क्या है, जारी किया जाता है। और जो बाकी के 3 सूचकांक है, ठीक है, बाकी के क्या है, 3 सूचकांक है, उनकी जगह नए सूचकांक जारी होते हैं। ये आज भी जारी होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर, टीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। इनकी जगह 3 आंकड़े क्या है, जारी किए जाते हैं। अब कौन कौन इनकी जगह जारी किया जाता है, जरा ये देख लो। जो अब नया है, ये 2014 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, यूपीएससी पूछ सकता है, इस वजह से मैंने बता रहा हूँ। अब इनकी जगह जो 3 आंकड़े हैं, वो सीपीआई अर्बन, सीपीआई अर्बन, ध्यान रखिएगा, सीपीआई अर्बन, तो लिख लो, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, रूरल और सीपीआई कंबाइन। इनकी जगह ये आंकड़े क्या होते हैं, इनकी जगह ध्यान रखिएगा, ये अब भी जारी होता है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर और रूरल लेबरर, और क्या है, ये अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। अब ये जारी नहीं होते हैं, इनकी जगह ये नए, इनकी जगह एक मिनट, तो ये जारी नहीं होते हैं, इनकी जगह अब ये जारी होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इनको कौन कौन जारी करता है, जरा इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा। अगर हम बात करते हैं, तो देखिए जो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर है, इसकी गणना के जो इसकी गणना का आधार वर्ष है, क्योंकि ये अभी भी जारी होता है, तो इसका जो गणना का आधार वर्ष है वो 2013-14 है, यानी 2013 एंड 14 है, ठीक है। इसी के आंकड़े के अकॉर्डिंगली, ध्यान रखिएगा, इसी के आंकड़े के अकॉर्डिंगली जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता होता है, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, वो कहां से, इसी के अकॉर्डिंगली क्या है, तय होता है,
ठीक है। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के अकॉर्डिंगली, इसके आंकड़े के अनुसार ही क्या किया जाता है, जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं तो उनका महंगाई भत्ता तय होता है। ठीक है। जो इसके आंकड़े हैं तो सॉरी, इसके जो आंकड़े हैं वो 78 औद्योगिक क्षेत्र भारत में ऐसे चुने जाते हैं रैंडमली, और उन आंकड़ों से क्या है, कलेक्ट किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो इसका आधार वर्ष, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये 2013-14 इसका क्या है, बेस ईयर है, ध्यान रखिएगा। 2014-13-14 इसका बेस ईयर है। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर आज भी जारी होता है। बाकी के ये तीनों जारी नहीं होते हैं, इनकी जगह ये तीन नए जारी होते हैं। इसके साथ साथ इसके जो आंकड़े हैं वो 78 औद्योगिक क्षेत्रों से यानी इंडस्ट्रियल एरिया से क्या होते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। और इसका इसका जो आंकड़े का उपयोग है महंगाई भत्ते के लिए किया जाता है कर्मचारियों के। ठीक है। अब सीपीआई फॉर अर्बन, रूरल और कंबाइंड की गणना सीएसओ करता है। ध्यान रखिएगा, अब भी ये जो अर्बन, रूरल और कंबाइंड, इनकी गणना क्या करता है, सीएसओ करता है। इनकी गणना कौन करता है, सीएसओ करता है। इनकी गणना के लिए बास्केट का प्रयोग होता है, और उस बास्केट का जो बेस ईयर है वो 2011-12 लिख लेते हैं हम, है ना। सीपीआई फॉर अर्बन, सीपीआई फॉर अर्बन, अर्बन, सीपीआई फॉर रूरल और रूरल, सीपीआई फॉर कंबाइन। आप देखोगे जो ये है ना भाई, तो इसका अगर ये इसके आंकड़े सीएसओ सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस मोस्पी के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्राम, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ मोस्पी के अंतर्गत क्या है, जारी किया जाता है। ठीक है ना। प्रोग्राम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, जो सीएसओ सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस कहते हैं। इसका जो बेस ईयर है, ध्यान रखिएगा, इसका जो बेस ईयर है वो 2013 और 12 है। इसका बेस ईयर 2013-12 है। सीपीआई के जो आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं रूरल के, जो सीपीआई रूरल के लिए आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, तो सीपीआई रूरल के लिए आंकड़े जो कलेक्ट किए जाते हैं वो करीब 1183 गांव से आंकड़े कलेक्ट करके फिर इसका इंडेक्स तैयार किया जाता है। किसका, इसका इंडेक्स तैयार किया जाता है। जो ये अर्बन है आप देख रहे होंगे, अर्बन है, इस अर्बन को आप क्या कह सकते हो, इसके जो आंकड़े हैं 310 शहरों से क्या किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। 310 शहरों से कलेक्ट किए जाते हैं। एक्चुअल में अनअकैडमी का ही फोन आ रहा था तो रिस्पॉन्स करना जरूरी था। अब मैं क्या बोल रहा था, जो सीपीआई अर्बन है, तो सीपीआई अर्बन के जो आंकड़े 310 शहरों से, 310 सिटीज से क्या है, कलेक्ट किए जाते हैं। और जो रूरल है इसके आंकड़े 1183 गांव से क्या है, कलेक्ट किए जाते हैं। कंबाइंड का जो इंडेक्स तैयार किया जाता है, सूचकांक तैयार किया जाता है, ये सीपीआई अर्बन और इसका रूरल को कंबाइंड करके इसके सूचकांक तैयार किए जाते हैं। अब इसका एक बास्केट तैयार किया जाता है, और इसके बास्केट को सीपीआई के प्रयोग के लिए इसका जो बास्केट है वो तैयार किया जाता है, वो 6 भागों में क्या है, बांट दिया जाता है। कितने, 6 हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है। अब 6 हिस्से जरा देखिएगा, इसके 6 हिस्से क्या-क्या हैं, और इसमें कौन-कौन सा किस-किस को ज्यादा मेजर क्या दिया गया है, वेटेज दिया गया है। तो सीपीआई का ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूपीआई का 3 हिस्सों में बटा था, अब सीपीआई में सुधार किया गया है तो कुछ तो इसमें बदला होगा। 6 हिस्सों में बांट के देख लो। दो, तीन, एक, 6 हिस्सों में। पहला जो फूड और बेवरेज, सॉरी पहला नहीं है तो मैं तो पहला जो पहला इसमें है खाद्यान्न और पेयजल, खाद्यान्न और पेयजल और पेयजल पहले में। दूसरे में है पान सुपारी तंबाकू,
टोबैको, पान सुपारी, ठीक है। जो तीसरा है इसमें हाउसिंग है, आवास। जो चौथा आंकड़ा है इसमें बेडिंग वस्त्र, जूते चप्पल, बेडिंग वस्त्र, जूते चप्पल, जूते चप्पल। जो चौथा है आ, नहीं, चौथा तो बेडिंग वस्त्र जूते चप्पल है। जो पांचवा है वो ईंधन ऊर्जा होगा, है ना? उसमें भी था ईंधन ऊर्जा, ईंधन ऊर्जा, ऊर्जा। और ये जो छठवां है इसमें कम्युनिकेशन, परिवहन, परिवहन, कम्युनिकेशन यानी क्या है, दूरसंचार, दूरसंचार। ये सभी क्या है, इसमें से ये आंकड़े हैं। तो इस बास्केट में सर्वाधिक भार क्या है, खाद्यान्न और पेयजल का है। ध्यान रखिएगा, इसमें से सर्वाधिक भार खाद्यान्न और पेयजल का है, क्योंकि हमारे जीवन का क्या होता है, डेली जीवन का, डेली का हिस्सा होता है। इस वजह से इसमें जो खाद्यान्न और पेयजल को क्या किया गया है, ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को हमने डिटेल से समझा। उम्मीद करता हूँ यहाँ किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। बस यहाँ डेटा का ध्यान रखिएगा, मैंने जो बताया कि जैसे कि इसमें से जो सीएसओ, जो सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल और सीपीआई कंबाइंड के जो आंकड़े हैं, कौन जारी करता है, वो सीएसओ जारी करता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो ऊपर मैंने बताया था उसके आंकड़े कौन, लेबर ब्यूरो आज भी जारी करता है, ठीक है ना। जो सीएसओ है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मोस्पी के अंतर्गत क्या है, आता है, ठीक है। तो यहाँ तक है, आपने देखा। और अगर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आज के लिए इतना ही ठीक रहेगा। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। जो कि अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक काम हम और कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक सब हेडिंग और रही क्यों रह जाए, तो कोर इन्फ्लेशन देख लो। क्या है कोर इन्फ्लेशन? देखिए कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। आप देखोगे किसी भी बास्केट में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। किसी भी जो बास्केट होता है, किसी भी बास्केट में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक तो बहुत तेजी से उछाल, बहुत तेजी से ऊपर जा रही होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। कुछ प्रकार वस्तुएं क्या होती हैं, स्थिर टाइप हो जाती हैं। ये बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं और ये क्या है भाई, ये स्थिर है और ये बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं। आप देखोगे कि ये जो वस्तुएं कुछ क्या है, स्थिर हैं, तो इनमें जो परिवर्तन देखने को मिलेगा क्या है, जो स्थिर वस्तुओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो काफी लंबे समय से स्थिर हैं, इसी को कोर इन्फ्लेशन कहा जाएगा। इसी को कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन कहा जाएगा। आप ये कह सकते हो कि जिन मूल, मतलब जिनका मूल्य क्या है, लंबे समय से स्थिर रहता है, जब बास्केट में उन वस्तुओं को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। और जिनका मूल्य तेजी से परिवर्तित होता है, तब उन्हीं वस्तुओं के मूल्य में जो होने वाले परिवर्तन होता है, उसी को क्या है, क्या कहते हैं, हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। जो लंबे समय से क्या होती है, स्थिर होती है, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, तो बास्केट से क्या कर दिया जाएगा, हटा ही दिया जाएगा। और जो लंबे समय से स्टेबल होंगी वस्तुएं, वो स्थिर होंगी, उनमें जो परिवर्तन आएगा मूल्यों में, उसी को कोर इन्फ्लेशन कहा जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि मान लो इसमें से, जैसे कि कोई वस्तु है, बहुत तेजी से इसका मूल्य क्या है, बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ वस्तुएं हैं, इसका मूल्य क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। कुछ वस्तुओं का मूल्य बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो आप नहीं, सॉरी, स्थिर बना हुआ है, कम नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ वस्तुओं का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जिन वस्तुओं का मूल्य स्थिर बना हुआ है, इनमें जो परिवर्तन, ऐसा तो है नहीं है, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन देखा जाएगा। तो जो लंबे समय से क्या है, लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, तो अगर इनमें परिवर्तन को मेजरमेंट किया जाता है, इनमें जो होने वाले परिवर्तन को जो मापा जाता है, कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा। और सीपीआई, सॉरी, जो मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन ये चैप्टर होता है समाप्त हमारा। हम कल के लेक्चर में एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। क्या है, बैंकिंग सिस्टम। अब इसके जितना भी पीटी का क्वेश्चन है लगा के आइएगा, मेंस का क्वेश्चन करके आइएगा। जब नहीं आए तो आप मुझे फिर क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। सॉरी, कॉल नहीं, मतलब कॉल का मतलब यही है कि आप मुझे क्वेश्चन करेंगे कमेंट बॉक्स में। हाँ, कॉल का तो कोई संपर्क होता ही नहीं है ना। तो आप क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछ लेंगे आप, कमेंट तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार जाके
क्या क्वेश्चन आए हैं। या फिर एक काम कर लिया करो, आपकी उस पे जो टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक मेंशन होगा, तो उस पे आप जुड़ जाया करो। तो वहाँ सारी नोट्स, हैंडरिटन नोट्स और ये सारा सब कुछ वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगा। हाँ, अब उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। तो अपना-अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।